सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई, कल्याण और पुणे में दीवार गिरने से अलग अलग घटनाओं में 22 लोगों की मौत। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर असर। स्कूल, ऑफिस बंद। अगले 48 घंटे भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत से ही समस्या का समाधान। राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने से जुड़े सांविधिक संकल्प और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के सांसदों का जताया आभार। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि 1 से बढ़ाकर 2 साल करने के प्रावधान वाले विधेयक पर आज राज्यसभा में होगा विचार। संसद से मंजूरी के बाद अध्यादेश की लेगा जगह। लोकसभा के एजेंडे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक और दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक शामिल। भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करें सभी देश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 70वें वार्षिक समारोह में संबोधन। आर्थिक अपराधों पर अंकुश के लिए राष्ट्रों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी दिया जोर। शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की अदालत में सुनवाई आज। और क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की बांग्लादेश से भिड़ंत आज। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। चेस्टरले स्ट्रीट में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 23 रनों से दी मात। अविष्का फर्नांडो को 104 रन की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच। और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बिगड़े हालात की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के बाकी हिस्सों पर छाए बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। सड़कों के साथ साथ अस्पतालों और रेलवे स्टेशन तक पर पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। स्कूल और कॉलेजों की आज छुट्टी है। सभी सरकारी और निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। पालघर और नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने भी कुछ छोटी और लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी हैं। नालासोपारा में पानी भरने के चलते कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। विरार, पालघर और नालासोपारा स्टेशनों पर जलभराव के चलते 16 अप और डाउन मेन लाइंस ट्रेन्स को अन्य स्टेशनों पर रोका गया है और वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। मैं पतेश्वर नगर में तो साइंस स्टेशन से मैं दादर स्टेशन जाना चाहता था। उधर से फिर मैं वेस्टर्न रेलवे पकड़ के ग्रैंड रोड जाना चाहता था। तो आज ये पानी का कारण ट्रेन बंद है थोड़े के लिए। मुझे अभी 1 घंटा हो गया मैं इधर आके, एक गाड़ी नहीं आई है। वो कब से वो गाड़ी भी 2 नंबर पे रुकी है और उधर चर्ची गेट लाइन में मेरे को जाना है। सास को छोड़ने के बाद अर्जेंट उनको गांव जाने का, लेकिन ये रोज 2 दिन से पानी यहाँ पे भरा है। 2 दिन से अटक गए हम लोग। कल भी ऐसी सिचुएशन थी, आज भी वैसी सिचुएशन है। 4 घंटा 5 घंटा भी बारिश हुई ना तो मीठी नदी का पूरा पानी ना बिल्डिंग में आके पूरा भर जाता है। रोड का पानी और मीठी नदी का पानी आके पूरा भर जाता है इधर। ऐसा है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तो ऑलमोस्ट पूरा डूब ही गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी सभी को घर से निकलने से पहले मौसम के अपडेट्स देखने की सलाह दी है। सड़क यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, वायु परिवहन पर भी बारिश का असर हुआ है। जयपुर से मुंबई आ रही फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त रनवे से उतर गई। हादसे में किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कई फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है।
भारी बारिश का कहर मुंबई और आसपास के इलाकों पर जारी है। पुणे, मुंबई और कल्याण में बारिश की वजह से दीवार गिरने की 3 अलग अलग घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई। मनाड के पिंपरीपाड़ा इलाके में दीवार गिरने से दबकर करीब 13 लोगों की जान चली गई और 13 लोग घायल हुए, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। उन्हें मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी घटना मुंबई के पास पुणे की है। पुणे के अंबेगांव स्थित सिंघड़ कॉलेज की एक दीवार गिर गई। इस दीवार में दबकर 6 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और राहत और बचाव का अभियान जारी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तीसरी घटना मुंबई से सटे कल्याण में हुई है। यहां पर नेशनल उर्दू हाई स्कूल की कंपाउंड की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। गुजरात के दक्षिणी जिले वडसाल और आसपास के इलाकों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी इस तरह की बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में वडसाल के अलावा नवसारी, डांग जिलों और समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश दमन और दादर नागर हवेली में भी भारी वर्षा की आशंका जताई है। और अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं संसद सत्र की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत से ही जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। गृहमंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस संकल्प और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के जरिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों की तरह ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते, देश की जनता को गुमराह भी करना नहीं चाहते। ना ही हमारा मकसद है, ना हो सकता है। परंतु एक बात है मंजूर, इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए, मगर इतिहास के अंदर अच्छी लगे वो बातें बता देना और जो अपने लिए अच्छी न हो बातों को छिपा देना, मैं मानता हूं इस सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां पहुंचाई है और सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर में जो कंपनियां हैं उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है। जमायत इस्लामी, इसको भी संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण, दल का नाम देना नहीं था, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए। जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक कर कठोर से कठोर तरीके से जेलों के अंदर से जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था उसको हमने बंद किया। क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारी फौजी मारे गए? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इसी वक्त में मारे गए? क्या वजह है कि हमारे आर्मी, मेरे लिखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लोग हमारे फौजी मारे गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, मारे गए भी। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये 16 हमले कहां से आए, क्यों हुए और हमारे फौजी क्यों इनमें मारे गए?
दोनों सदनों के एजेंडे में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने के प्रावधान वाले विधेयक पर आज राज्यसभा में विचार होगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कार्यकाल 17 मई 2019 से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सके। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक भी अध्यादेश की जगह लेगा। 27 जून को विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा में आज दंत चिकित्सक संशोधन बिल 2019 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विधेयक पर पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए दंत चिकित्सा कानून 1948 का और संशोधन किया जाना है। लोकसभा में 27 जून को यह विधेयक पेश किया गया था। इसके अलावा लोकसभा के एजेंडे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक भी शामिल है। और आज की कार्रवाई को लेकर हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, किस तरह से देखा जाए आज की अगर एजेंडे की बात की जाए तो होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि से जुड़ा एक विधेयक है जिस पर राज्यसभा में आज विचार होना है। लोकसभा की बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक है और दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक है। कामकाज के लिहाज से किन किन एजेंडे की बात करें तो जो अहम रहने वाला है आज? जी हाँ प्रीति, आपने सही कहा। आज अगर राज्यसभा की बात की जाए तो सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथी का जो है उसका पुनर्गठन की अवधि बढ़ाने की है ताकि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सके। देखिए, बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है और तब भी आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा था कि इस बिल के पारित होने के बाद जब ये लॉ बन जाएगा तो जो काउंसिल है उसको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको डिस्चार्ज करने में मदद मिलेगी और इफेक्टिव होगा ये काउंसिल। और साथ ही साथ अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो देखिए लगातार जिस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इस बार हमने राज्यसभा की देखी, सारे ही 0 आवर सबमिशंस हो जाते हैं और साथ ही साथ स्पेशल मेंशन भी हो जाते हैं, सवाल भी कई लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और साथ आगे आने वाले दिनों में बेहद अहम एजेंडा है राज्यसभा के। उसमें अगर हम कल की बात करें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है और अगर हम परसों की बात करें तो कॉलिंग अटेंशन मोशन है जो ड्रग अब्यूज है उसके ऊपर। तो बेहद महत्वपूर्ण कामकाज है। और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो आपने इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल की बात की। देखिए, सरकार लगातार कहती आई है कि ये बिल और ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है वो बेहद ज़रूरी है जो देश में मेडिकल एजुकेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो मेडिकल सेटअप है उसकी अकाउंटेबिलिटी और साथ ही साथ क्वालिटी बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल है। तो दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण कामकाज। जी प्रीति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और संसद के मौजूदा सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों के लिए एजेंडा भी तय कर सकते हैं और ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। और बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचनन, संसद में बीजेपी सांसदों की देखें तो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये बैठक किन मायनों में अहम है? माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के सामने कई बड़े लक्ष्य भी तय कर सकते हैं। देखिए प्रीति, पहला तो ये है कि जो संसदीय दल की बैठक है ये संसद की रणनीति तय करने के लिए होती है और हर हफ्ते में एक बार बैठक होती है और इसका अमूमन जो दिन होता है वो मंगलवार ही होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें होते हैं और इसका जो मुख्य काम होता है वो ये है कि संसद में जो चर्चा होनी है, बिल पास कराने हैं और सरकार की रणनीति क्या होगी जो विपक्ष की अगर संख्या है उसके सामने, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में लोकसभा में सरकार की को कोई दिक्कत कभी होती नहीं है और सारे बिल पास होते हैं। राज्यसभा में वो अभी पूर्ण बहुमत नहीं है तो वो सारी स्ट्रेटजी राज्यसभा को लेकर होती है। जैसा कि ट्रिपल तलाक से जुड़ा जो विधेयक है वो पिछले हमने देखा था कि 16वीं लोकसभा में भी सरकार की पूरी कोशिश थी इसको पास कराया जाए, नहीं हो पाया। उस पर ऑर्डिनेंस कई सारे बिलों पर लाए गए, लगभग 10 ऑर्डिनेंस थे। इस बार कोशिश है कि सारे जितने भी ऑर्डिनेंस जिन बिलों के खिलाफ थे उनको मंजूर कराया जाए। जैसे कि हमने देखा कि भाई किस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन से जुड़ा जो बिल है वो पारित कराया गया। तो सरकार समय समय पर व्हिप जारी करती है कि सारे सांसद मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का जोर भी रहा है। हर बार की बैठक उन्होंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
बैठक में मौजूद, संसद में मौजूद रहें और पार्टिसिपेट करें। तो यही ऐसी कुछ रणनीति होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अपनी इन रणनीतियों के बारे में सांसदों को बताते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन, फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि नीति आयोग ने 162 सरकारी स्कीमों का आउटकम फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसे सरकार आम बजट के साथ पेश करेगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही। For all that we have done in the last few decades, cereal production is now growing at a higher rate than growth of consumption. So that there are two implications of that. One, that India is probably emerging as a surplus economy, in some agricultural sectors, and two, that there is a very pressing need for agricultural diversification, away from only cereal and food grain production, to things like marine, fisheries, poultry, horticulture, floriculture, etc. But the first one, which is the surplus status, means that we now have to focus a lot on facilitating the marketing of agriculture. And there are some laws, for example, like the APMC Act, or the Essential Commodities Act, which need to be reviewed because they hold back our potential for exporting agricultural commodities. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से खास बातचीत आप आज रात 10 बजे हमारे कार्यक्रम टू द पॉइंट में देख सकते हैं। गुजरात विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। वित्त मंत्री नितिन पटेल बजट पेश करेंगे। गुजरात विधानसभा के सत्र के पहले ही दिन आज वित्त मंत्री नितिन पटेल साल 2019-20 का संशोधित बजट पेश करेंगे। नितिन पटेल ने इससे पहले 20 फरवरी को बजट पेश किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव होने की वजह से ये एक तरह से लेखानुदान था। मौजूदा सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान 20 बैठकें होंगी। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। यह समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस हाई पावर कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि नीति आयोग में कृषि मामले देखने वाले सदस्य रमेश चंद इसमें बतौर सदस्य सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समिति के सदस्य होंगे। समिति अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। समिति कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय दुगनी करने के मुद्दे पर विचार करेगी और राज्यों द्वारा समयबद्ध ढंग से सुधारों को लागू करने की रूपरेखा सुझाएगी। श्री गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में 12 नवंबर को आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने सिखों के पहले गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मद्देनजर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वो काले धन पर देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाने और आर्थिक भगोड़ों के जल्द प्रत्यर्पण को आसान बनाने के लिए साथ आएं। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश चार्टर्ड अकाउंटेंट से न केवल भ्रष्टाचार की जांच करके उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखता है, बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की भी उम्मीद करता है। At the international level, all countries must speak with one voice in eliminating terror and economic frauds. Because if there is a peace, there will be progress. If there is a terror, if there is a tension, you cannot have attention and you cannot have development. So terror is an enemy of the human beings. And secondly, the economic frauds also affect the economy and growth of the country. All nations must come forward to automatically exchange information on black money parked in various countries and also for speedy extradition of economic fugitives.
who commit fraud in one country and take shelter in another nation. As we seek to promote a more equitable and civilized world order, these measures are essential for healthy economies around the globe. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से अपील की कि वो अपने बीच से भी भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करके अलग थलग करें और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और उसके सदस्य देश की अपेक्षाओं और उच्च नैतिक मानदंडों पर खरे उतरेंगे। सरकार के आर्थिक सुधारों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और व्यवसाय के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जनता के विश्वास और अर्थव्यवस्था की चेतना के संरक्षक हैं। सफलतापूर्वक जीएसटी लागू होने की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जीएसटी पर उनके सुझाव और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। The Indian accountancy professional has evolved from a number crunching statistician to a strategist to a value creator and finally to be a change agent. Today, the profession is regarded as an institution of public trust, and the chartered accountants are expected to act as conscious keepers of the economy. No doubt, the Honorable former President of India, Dr. Abdul Kalam, has rightly described the institute as a partner in the nation building. 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे शराब कारोबारी विजय माल्या मामले में आज फिर लंदन की अदालत में सुनवाई होगी। दरअसल उन्होंने गृह मंत्री साजिद जावेद द्वारा उनकी भारत प्रत्यर्पण के दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी है। बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख 63 साल के माल्या पहले ही दस्तावेज के जरिए अपील करने की छूट के मामले में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में हार चुके हैं। अब इसी सप्ताह उनकी याचिका पर मौखिक सुनवाई होगी। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रशासनिक अदालत खंड की 2 जजों की पीठ अप्रैल में दायर इस अपील पर सुनवाई करेगी। दुनिया भर में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा इस साल 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान को एक खास तरह के भोग और फूल चढ़ाए जाते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर में बाहर से कोई भी सामग्री या भगवान के लिए भोग नहीं लाया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। कमल, गुड़हल, चांदनी जैसे फूलों का बहुत महत्व है। भगवान जगन्नाथ को सफेद और पीले रंग की माला और कमल धन लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है। ये जो फूल है, सबसे बड़ी चीज है कि इस फूल हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। ये फूल का जो है पूजा होता है। इससे हम लोग बाबा जगन्नाथ को अपने आस्था से चढ़ाते हैं। जगह जगह से अपने गांव मोहल्ला से इकट्ठा करके लाते हैं और इसको हम जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालु को हम देते हैं। वो इस आस्था से लेकर के जाकर के भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, फूल अर्पण करते हैं। चढ़ावे के लिए फूल पुरी से करीब 45 किलोमीटर दूर बसे एक गांव से लाए जाते हैं। गांव में घर घर जाकर फूलों को इकट्ठा किया जाता है। साथ ही भगवान जगन्नाथ के लिए 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसमें एक भोग खाजा भी है, जो लोगों को बेहद पसंद आता है। इसे मैदे और चीनी से तैयार किया जाता है। ये खाजा जो भगवान को 56 भोग चढ़ता है, ये खाजा का एक आइटम है। पूरी का खाजा प्रसिद्ध है। ये सब लोग आदमी आता है घूमने के लिए, खाजा लेके जाता है। ये खाजा ये मैदा, शक्कर, घी का बना हुआ है, सब मिक्स बना हुआ है। ये किलो हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो अलग अलग रेट है, अलग अलग वैरायटी है। मंदिर में बाहर से किसी भी प्रकार के प्रसाद या भगवान के लिए भोग ले जाना मना है। मंदिर के परिसर में ही दुकानें हैं जहां से प्रसाद खरीदा जा सकता है। अच्छा, इसमें इधर टोकरी है और इसमें इधर चिरंजी है, हम उसको लाई बोलते हैं, नकुलदाना है और ये खाजा है और ये जो शक्कर का जो बनाते हैं ये वाला है। ऐसा है। ये सब अंदर ही बनता है। हाँ, ये सब अंदर भी है। ये अंदर जो चीज है वो सब टेंडर होता है। मार्च महीना में सब टेंडर होता है। जो टेंडर भरता है वही दुकान लेते हैं। मतलब बाहर में तो सब ऐसा बैठते हैं। जगन्नाथ यात्रा के दौरान इन दुकानदारों की बिक्री काफी बढ़ जाती है, जिससे इनके परिवार की गुजर बसर अच्छे तरीके से चल जाती है। मेहर पांडे,
राज्यसभा टीवी, पुरी। और अब बात करेंगे खेल की दुनिया की। आईसीसी विश्व कप में आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम बर्मिंघम के एजबेस्टन में आमने सामने होंगी। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया इस विश्व कप में अब तक कुल 7 मैच खेल चुकी है। इसमें सिर्फ 1 में हार मिली, 1 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ और बाकी 5 अपने नाम किए। टीम इंडिया के अंक तालिका में 11 अंक हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास 7 मैचों से 7 ही अंक हैं। वहीं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 23 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 338 रन बनाए। अविष्का फर्नांडो ने 104 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 315 रन ही बना सकी। शानदार पारी खेलने वाले अविष्का फर्नांडो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं बात करें टेनिस की तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका की 15 साल की कोरी गॉफ ने विंबलडन के पहले दौर में ही बड़ा उलटफेर करते हुए दिग्गज खिलाड़ी वीनस विलियम्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोरी ने वीनस को 6-4, 6-4 से हरा दिया। वहीं कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से आगाज हो रहा है। बी साई प्रणीत और एच एस प्रणय सहित भारतीय खिलाड़ी आज से क्वालिफायर के साथ शुरू हो रही चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के इरादे के साथ उतरेंगे। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल जगत की 2 दिग्गज टीमें ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच कोपा अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। ब्राजील ने पैराग्वे को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से और अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।